सर्वप्रथम माँ कुलदेवी के चरणों में वंदन करती हूँ, श्री ठाकुर जी को प्रणाम करती हूँ और मंच पर विराजमान आदरणीय और सम्माननीय इस क्रांति की शुरुआत करने वाले सदस्यों का सादर प्रणाम करती हूँ। और युवा शक्ति जो हमारे बीच में आज यहाँ उपस्थित है, जिसने इस क्रांति को इतना ज़रूरी समझा कि अपने कीमती समय से थोड़ा सा समय निकाल करके वो आज हमारे साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं इस सभागार में देश की आधी आबादी की आवाज बनकर आज बोल रही हूँ। मैं उस वर्ग के अधिकारों की पैरवी करने के लिए आज यहाँ खड़ी हूँ, जिसने आरक्षण जैसी व्यवस्थाओं के जन्म के समय ही अपनी भागीदारी तय कर ली थी। इस देश में जब सबसे पहले समाज सुधारक जो है ज्योतिबा फूले जी, उन्होंने ही आरक्षण के आंदोलन की शुरुआत की। उनकी प्रेरणा कोई और नहीं, एक महिला ही थी, सावित्रीबाई फूले, जिनको हम सभी अच्छे से जानते हैं। सावित्रीबाई फूले ने ही महात्मा फूले के साथ मिलकर के इस देश में सबसे पहले आरक्षण जैसी व्यवस्था के लिए आंदोलन किया। कहते हैं कि मातृशक्ति जन्मदाता होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आरक्षण जैसे नवजात शिशु का पालन पोषण भी इस देश की मातृशक्ति ने ही किया है। लेकिन जब आरक्षण की उम्र आज 75 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो हमारे देश की आधी आबादी को कुछ गलत प्रावधानों के कारण आरक्षण का वो लाभ नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। ये ठीक वैसी ही बात हुई कि कोई निकम्मा बेटा बड़ा होकर के अपने ही जन्मदाता को सींग मारता हो। आज आर्थिक पिछड़ों को मिला आरक्षण, जिसे हम EWS कहते हैं, वो हमारी महिलाओं के अधिकारों पर बहुत ही गलत प्रभाव डालता है। अगर उसे सही रूप से प्रावधानों में सम्मिलित किया जाता, उसके लिए सही प्रावधान बनाए जाते, तो आज हमारी महिलाओं को इतने अच्छे फायदे उससे मिल सकते थे, वो कुछ अच्छा कर सकती थी, उनके उत्थान में बहुत सारे ऐसे काम होते कि वो और अच्छा खुलकर के सामने आती। लेकिन हमारे देश की जो सरकार है, एक तरफ तो वो ये बात करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी ओर वो ऐसी व्यवस्थाएं आरक्षण के प्रावधानों में लेकर के आई हैं जिनका सही मायनों में फायदा महिलाओं को मिला ही नहीं। और ये बात मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि हमारे देश की सरकार ने आरक्षण की व्यवस्थाओं में कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं जिसके अंतर्गत महिलाओं के शादी के बाद में उसके पिता और उसके पति दोनों की ही आय को सम्मिलित किया गया है। मेरा मानना है यदि महिलाओं की पति और पिता दोनों की आय को सम्मिलित किया जाएगा तो वो किसी भी प्रकार से इस आरक्षण का लाभ ले ही नहीं सकती। क्योंकि किसी भी स्त्री की अगर शादी हो गई है तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उसके पिता की आय को जोड़ने का कोई भी आधार या सही है। कहते हैं जब तक बंधनों में पायल है, मुल्क का एक पंख घायल है। EWS आरक्षण में फिलहाल बेटियों के साथ यही हो रहा है, जिसकी पायल नियमों के बंधनों में है। अगर इसे नहीं सुधारा गया तो EWS वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए दिया गया यह आरक्षण महिलाओं की तरक्की में बाधा बन जाएगी और समाज की आधी आबादी का न्याय अधूरा होगा। इसलिए मैं मंच के माध्यम से आज ये कहना चाहती हूँ कि अगर वाकई महिलाओं के साथ न्याय करना है तो EWS आरक्षण के लिए जो सर्टिफिकेट बनाया जाएगा उसके अंतर्गत पति की आय के अलावा पिता की आय को जोड़ने का कोई तर्क यहाँ संगत मुझे नजर नहीं आता है। और अगर सामाजिक न्याय की हम बात कर रहे हैं तो उसकी भावना ठीक प्रकार से यहाँ जाहिर हो सके, उसके लिए इसको सही करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं मंच के माध्यम से यही कहूंगी कि जो लड़ाई EWS सरलीकरण के लिए टीम लड़ रही है उसमें हमारा आपको पूरा समर्थन है। और मैं युवा शक्ति से भी ये चाहूंगी
कि वो इसको पूरा समर्थन दे। आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी, जो इस टीम का नारा है कि ईडब्ल्यूएस हक है हमारा, एहसान नहीं, तो मैं आप सबसे भी आपकी यहाँ राय लेना चाहूंगी। जो युवा यहाँ एकत्रित हुए हैं उनकी इस संदर्भ में क्या राय है। जाने से पहले आप सब से निवेदन है कि आप अपनी राय हमें दे करके यहाँ से पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस विषय से हम सब लोगों को परिचित करवाया। मैं वक्ताओं की अगली इस कड़ी से पहले सुरेंद्र सिंह जी गुड़ा को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपनी कविता के माध्यम से इस विषय पर प्रकाश डालें।